वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशंस। यहाँ मिलेगी आपको अपने इंग्लिश चैप्टर्स की आसान, डिटेल्ड और मजेदार एक्सप्लेनेशंस। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने जा रहे हैं अमेरिकन पोएट ऑडगन नैश द्वारा लिखित पोएम जिसका नाम है दिस इज गोइंग टू हर्ट जस्ट अ लिटिल बिट। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि ये आपको थोड़ी सी दर्द देने वाला है। तो बच्चों, आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो? कभी आपके दांत में अगर कैविटी लगी हो उसे ठीक कराने, या रूट कैनाल कराने, या यूं ही अपने दांतों की सफाई कराने, अगर कभी भी आप डेंटिस्ट के पास गए हो तो आप इस पोएम से बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाले हो। इस पोएम में पोएट एक छोटे बच्चे के रूप में एक्सप्रेस करते हैं कि उनका डेंटिस्ट के पास जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस इंटरेस्टिंग पोएम बाय ऑडगन नैश। One thing I like less than most things is sitting in a dentist chair with my mouth wide open. एक चीज़ जो मुझे बाकी सब चीज़ों से थोड़ी कम अच्छी लगती है वो है एक डेंटिस्ट की चेयर में अपना मुंह इतना बड़ा खोल के बैठना। And that I will never have to do it again is a hope that I am against hoping. और ये मुझे कभी भी दोबारा ना करना पड़े ऐसा मैं प्रे करता हूँ, ऐसा मैं होप करता हूँ, जो कि अगेंस्ट होपिन यूं तो इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन ये फ्रेज बनाया गया है एक इडियम से, जो इडियम एक्चुअल में है होपिंग अगेंस्ट होप, यानी कि जो चीज़ हो नहीं सकती उसके लिए होप करना, उसके लिए उम्मीद रखना, आशा करना कि काश ये हो जाए, जबकि आपका लॉजिकल माइंड ये जानता है कि ये नहीं हो सकता। हम कई बार ऐसे कुछ सोचते हैं ना कि काश ये हो जाए, लेकिन हमें मन में पता होता है कि ये नहीं हो सकता, फिर भी उसके लिए विश करना, उसे कहते हैं होपिंग अगेंस्ट होप। और इसी इडियम को ऑडगन नैश ने बड़े प्लेफुली चेंज कर दिया है अगेंस्ट होपिन बनाकर। सो ही वॉज फेमस फॉर क्रिएटिंग सच न्यू फ्रेजेस, न्यू वर्ड्स। वो अपनी पोएम में फिट करने के लिए ऐसे कभी कभी नए वर्ड्स बना देते थे। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। Because some tortures are physical and some are mental, but the one that is both is dental. अब आगे पोएट कह रहे हैं कि कुछ टॉर्चर्स मतलब कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस, जिस चीज़ में आपको बुरा लगता है उसे कहते हैं टॉर्चर। तो कुछ टॉर्चर्स फिज़िकल होते हैं, फिज़िकल मतलब हमारी बॉडी के साथ होते हैं, हमें बॉडी में पेन फील होता है या अनईजी फील होता है। और कुछ टॉर्चर्स मेंटल होते हैं, यानी कि हमारा मन खराब हो जाता है, हमें बुरा फील होता है। बट कुछ ऐसे टॉर्चर्स भी होते हैं जिसमें बॉडी भी परेशान होती है और माइंड भी। और ऐसा ही एक टॉर्चर है डेंटल टॉर्चर, यानी कि डेंटिस्ट के पास जाना। अब पोएट ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका रीज़न वो आगे बताते हैं। It is hard to be self-possessed with your jaw digging into your chest. It is hard to be, बहुत मुश्किल है self-possessed रहना। self-possessed रहना मतलब शांत रहना, अपने आप में शांत रहना, composed रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कब? With your jaw digging into your chest, जब आपका जब आपका जबड़ा आपकी चेस्ट में धंस रहा होता है। अब ऐसा कैसे होता है? जब आप डेंटिस्ट की चेयर पे बैठते हो तो आपको अपना मुंह बड़ा सा खोलना होता है। तो इसमें पोएट इस चीज़ को ही एग्जैजरेट करके बता रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि मुझे अपना मुंह इतना बड़ा खोलना पड़ता है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा जबड़ा मेरी चेस्ट में धंस रहा हो। और इसीलिए ये जो टॉर्चर है ये फिज़िकल भी है और मेंटल भी है। मुझे बहुत अजीब लगता है, बहुत ऑकवर्ड लगता है ऐसे इतना बड़ा मुंह खोल के उस चेयर पर लेटना।
So hard to retain your calm when your fingernails are making serious alterations in your lifeline. कितना मुश्किल है अपना काम रिटेन रखना. काम को रिटेन करना मतलब शांति बनाए रखना. अपने आप में शांत रहना कितना मुश्किल हो जाता है. कब? जब आपके फिंगर नेल्स आपकी लाइफ लाइन में सीरियस ऑल्टरेशंस कर रहे हों. यानी आपके जो फिंगर नेल्स हैं, आपने अपनी मुट्ठियाँ इतनी कस के बंद की होती हैं कि मानो आपके जो नाखून हैं वो आपकी लाइफ लाइन में कुछ ऑल्टरेशंस यानी कि चेंजेस कर रहे हों. अब सबकी हैंड्स में ऐसे रेखाएं होती हैं, तो उसमें से जो लाइफ लाइन होती है, पोएट को ऐसा लग रहा है कि उनके फिंगर नेल्स उस लाइफ लाइन में धंस कर उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हों. नाउ दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एग्जैजरेशन. पोएट ने इस पोएम में हर चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया है, बहुत एग्जैजरेट करके बताया है. और लव लाइन और सम अदर इम्पॉर्टेंट लाइन इन योर पाम. या तो पक्का मेरी लाइफ लाइन या मेरी लव लाइन या कोई और ज़रूरी इम्पॉर्टेंट लाइन जो मेरी हथेली में है उसमें कुछ तो ऑल्टरेशंस मेरे फिंगर नेल्स कर रहे हैं. ऐसा पोएट इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा पोएट एग्जैजरेट करके बता रहे हैं कि मैंने इतनी टाइट फिस्ट्स बंद करी हैं कि मेरी हाथ की सब रेखाएं मुझे लगता है चेंज हो रही हैं. So hard to give your usual effect of cheery benignity when you know your position is one of the 2 or 3 in life most lacking in dignity. Usual effect of cheery benignity. इसका मतलब है कि यूजुअली यानी नॉर्मली आम तौर पर पोएट कैसे रहते हैं, चीयरफुल रहते हैं, सब लोगों के प्रति टॉलरेंट रहते हैं, काइंड रहते हैं, सबसे हंस के मिलते हैं. लेकिन इस समय उन्हें ऐसा लग रहा है कि इट इज़ वेरी हार्ड कि मैं अपना वो जो यूजुअल मेरा इफ़ेक्ट ऑफ चीयरी बिनिग्निटी है उसे डिस्प्ले करूं. मैं अपना नॉर्मल सेल्फ नहीं रह पा रहा. क्यों? क्योंकि व्हेन यू नो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी इस समय जो पोजीशन है, जो हालत है, ये मेरी लाइफ की जो गिनी चुनी 2-3 सबसे शर्मिंदगी वाली सिचुएशंस होती है उनमें से एक है. मोस्ट लैकिंग इन डिग्निटी मतलब पोएट को ऐसा लग रहा है जैसे उनकी बहुत बेइज्जती हो रही है. उन्हें लग रहा है जैसे उनकी वो जो एक हालत है दैट इज़ लैकिंग इन डिग्निटी. डिग्निटी मतलब उनकी शान में कुछ कमी हो रही है. एंड योर माउथ इज़ लाइक अ सेक्शन ऑफ रोड दैट इज़ बीइंग वर्कड ऑन एंड इट इज़ ऑल क्लटर्ड अप with stone crushers and concrete mixers and drills and steam rollers, and there isn't a nerve in your head that you aren't being urged on. और क्या लग रहा है पोएट को? अब देखिए यहाँ पे भी पोएट अपनी फीलिंग्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के और उनका कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे एक सेक्शन ऑफ रोड, जब रोड के किसी सेक्शन पर, किसी हिस्से पर जब काम चल रहा होता है, उसी तरह उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके मुंह के अंदर भी काम चल रहा है. जिस प्रकार रोड पर सब बिखरा होता है जब उस पर काम चलता है, एवरीथिंग इज़ क्लटर्ड अप मतलब बिखरा हुआ है, उसी तरह उनके माउथ में भी जैसे सारा सामान डेंटिस्ट ने बिखेर के रख दिया हो. अब रोड पर क्या क्या होता है? स्टोन क्रशर्स, कंक्रीट मिक्सचर्स और ड्रिल्स और स्टीम रोलर्स, ये सब चीज़ें हमें रोड पर देखने को मिलती हैं जब रोड पर काम चलता है. तो इन सब चीज़ों से पोएट ने अपने खुले हुए माउथ की हालत को कंपेयर किया है. एंड देयर इज़न्ट अ नर्व इन योर हेड दैट यू आर्ट बीइंग अर्क्ड ऑन. इसका मतलब है कि आपके ब्रेन में एक भी ऐसी नर्व, एक भी ऐसी नस नाड़ी नहीं बची जो परेशान ना हो रही हो. अगेन दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जैजरेशन, अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना. इसका मीनिंग ये है कि पोएट बहुत परेशान हो रहे हैं अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस डेंटिस्ट के चेयर में बैठने से. और यहाँ इस पैराग्राफ में
पोएट ने सिमिली का भी इस्तेमाल किया है। सिमिली एक लिटरेरी डिवाइस होती है, अपनी बात को थोड़ा ब्यूटीफाई करके उसको थोड़ा और सुंदर तरीके से पेश करने का एक तरीका है सिमिली यूज़ करना। सिमिली मतलब कि आपने अपनी किसी चीज़ को किसी और चीज़ के साथ कंपेयर कर दिया। जैसे यहाँ पोएट ने अपने खुले हुए माउथ को एक सेक्शन ऑफ रोड जिस पर काम चल रहा है उससे कंपेयर कर दिया। सो हेयर अ सिमिली हैज़ बीन यूज्ड। Oh, some people are unfortunate enough to be strung up by thumbs and others have things done to their gums. अब यहाँ पर पोएट ने जब पेशेंट्स की गम्स यानी जो उनके मसूड़ों पे जब डेंटिस्ट काम करते हैं उस एक्ट को कंपेयर कर दिया है। पिछले ज़माने में एक बहुत ही टॉर्चरस सी पनिशमेंट दी जाती थी जिसमें लोगों को उनके थम्स से लटका दिया जाता था। सो इट वाज वेरी पेनफुल। सो पोएट हैज़ कंपेयर्ड द वर्किंग ऑफ डेंटिस्ट टू दैट पनिशमेंट। तो इतना ज़्यादा पोएट ने यहाँ पे एग्जैजरेशन यूज़ की है। इसे हाइपरबोल भी कहते हैं। ये जो लिटरेरी डिवाइस है जिसमें इतना ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अपनी बात की जाती है, इसे हाइपरबोल भी कहते हैं। सो अगेन इस डेंटल टॉर्चर को पोएट ने बहुत एक्सट्रीम तरीके से दिखाया है। एंड योर टीथ आर सपोज टू बी पॉलिश्ड बट यू हैव रीज़न टू बिलीव दैट दे आर बीइंग demolished। और आपके टीथ दे आर सपोज टू बी पॉलिश्ड। जो डेंटिस्ट है वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, आपके टीथ पॉलिश कर रहे हैं। बट यू हैव रीज़न टू बिलीव, लेकिन आपके पास एक रीज़न है ऐसा मानने के लिए कि जैसे उन्हें डिमोलिश किया जा रहा है, उन्हें तोड़ दिया जा रहा है, निस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है पोएट को? बिकॉज वो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं डेंटिस्ट के हाथ में कि उन्हें लग रहा है जैसे पॉलिश करने की बजाय डेंटिस्ट उनके सब दांत तोड़ देंगे। एंड द सर्कमस्टेंस दैट एड्स मोस्ट टू योर टेरर इज दैट इट्स ऑल डन विद अ मिरर। और वो सर्कमस्टांस, वो चीज़ जिससे सबसे ज़्यादा डर पैदा हो रहा है, टेरर मतलब खौफ, डर, वो क्या है कि ये सारा काम जो डेंटिस्ट इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ ऑल डन विद अ मिरर। वो डायरेक्टली देख के नहीं कर रहे, वो मिरर में देख के कर रहे हैं। Because the dentist may be a bear, or as the Romans used to say, only they were referring to a feminine bear when they said it, an ursa. But all the same, how can you be sure when he takes his crowbar in one hand and mirror in the other, he won't get mixed up the way you do when you try to tie a bow tie with the aid of a mirror and forget that left is right and vice versa. अब इधर देखिए, पोएट ने अर्सा और वाइस वर्सा इन दोनों को राइम करने के लिए खास तौर पे अर्सा, जो कि एक लैटिन वर्ड है फीमेल बियर के लिए, उसे यूज़ किया है। सो ऑडगन नैश ऐसा बहुत करते थे। वो कभी कभी सिर्फ राइम करने के लिए ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ को एग्जैजरेट करके या किसी दूसरी लैंग्वेज से उठाकर अपने पोएम में फिट करते थे। सो दिस एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द पोएम। सी अर्सा इज़ राइमिंग विद वाइस वर्सा। तो यहाँ पर पोएट ने एक बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन दी है फेमिनाइन बेयर की, और इसका रीज़न जैसे मैंने आपको बताया है, रीज़न है वाइस वर्सा के साथ एक मज़ेदार सा राइमिंग क्रिएट करना। अब इसका मतलब समझते हैं। बिकॉज द डेंटिस्ट मे बी अ बेयर। सो अब ये जो हमारे पोएट हैं ये ऑलरेडी बहुत टेरिफाइड हैं, क्योंकि इन्होंने देखा कि जो डेंटिस्ट उनके मुंह के अंदर काम कर रहे हैं वो एक मिरर की मदद से कर रहे हैं। तो ये आगे ऐसा सोचते हैं कि क्या पता ये जो डेंटिस्ट है ये एक बेयर हो। अब द डेंटिस्ट में बी अ बेयर, इधर जो एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो एक मेटाफर है। पोएट ने डेंटिस्ट को सीधा सीधा एक बेयर के साथ कंपेयर कर दिया है। जिस तरह एक बेयर अपने तीखे नुकीले पंजों से अपना जो शिकार होता है उसे खोलता है, टटोलता है, उसी तरह अगर ये डेंटिस्ट भी निकला
सो अगेन द पोएट बहुत ज़्यादा ये एग्जैजरेट कर रहे हैं, ये उस अपनी जो सिचुएशन है उसको वर्स से वर्स चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं। और फिर सेकेंड ही इंस्टेंस में वो सोच रहे हैं, या फिर जैसे रोमन्स सिर्फ एक फेमिनाइन बेयर जो कि एक अरसा होती है उसी को रेफ़र कर रहे थे। बट ऑल द सेम, अगर ऐसा ना भी हो तब भी हाउ कैन यू बी श्योर, आप कैसे ये पक्का इंश्योर कर सकते हैं, आप कैसे उस डेंटिस्ट पर यकीन कर सकते हैं जब वो अपना क्रोबार एक हाथ में लेते हैं और दूसरे हाथ में मिरर लेते हैं। क्रोबार एक डिवाइस होती है जो कि डेंटिस्ट यूज़ करते हैं जब वो दांतों का चेकअप करते हैं। तो ये पोएट कह रहे हैं कि आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि जब डेंटिस्ट एक हाथ में मिरर और एक हाथ में क्रोबार लेके आपका माउथ चेक कर रहे हैं, देन हाउ कैन यू बी श्योर कि वो मिक्सअप नहीं हो जाएंगे, यानी कि वो गलती नहीं कर देंगे जिस तरह से आप गलती कर देते हो जब आप एक मिरर में देखकर टाई बांधने की कोशिश करते हो। तो आपको भी ऐसे लगता है जैसे लेफ़्ट जो है वो राइट है और राइट साइड आपकी लेफ़्ट साइड है। जब हम मिरर के आगे, शीशे के आगे एक टाई बांधने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें इस तरह की कन्फ्यूजन हो जाती है। देन हाउ कैन यू बी श्योर कि डेंटिस्ट को ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होगी। एंड फॉरगेट दैट लेफ़्ट इज़ राइट एंड वाइस वर्सा। लेफ़्ट इज़ राइट एंड वाइस वर्सा का मतलब है, वाइस वर्सा का मतलब है इसका उल्टा, कि आप जब भूल जाते हो कि लेफ़्ट साइड एक्चुअली में राइट है एंड राइट साइड एक्चुअली में लेफ़्ट है। एंड देन एट लास्ट ही सेज दैट विल बी ऑल, बट इट इज़न्ट, because he then coats your mouth from cellar to roof with something that I suspect is generally used to put a shine on horse's hoof. And then at last he says that will be all. और तब इतना सारा टॉर्चर सहने के बाद लास्ट में डेंटिस्ट कहते हैं that will be all, कि बस अब इतना ही था। लेकिन बट इट इज़न्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, टॉर्चर वहाँ ख़त्म नहीं होता। बिकॉज देन ही कोट्स योर माउथ फ्रॉम सेलर टू रूफ। कोट्स योर माउथ फ्रॉम सेलर टू रूफ का मतलब है कि आपके मुंह के अंदर एक और परत लगाई जा रही है फ्रॉम सेलर टू रूफ। सेलर टू रूफ यहाँ पर एक आर्किटेक्चरल मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। पोएट ने मुंह के अंदर को एक बिल्डिंग के कमरे के साथ कंपेयर किया है। जैसे बिल्डिंग के कमरे में सेलर से लेकर रूफ तक, आपके मुंह के टंग के नीचे से लेकर आपकी पैलेट तक, आपके मुंह के अंदर का सारा एरिया जो है उसे डेंटिस्ट जो होता है वो लास्ट में कोट कर देते हैं, एक परत लगा देते हैं। किस चीज़ की? विथ समथिंग दैट आई सस्पेक्ट। सो द पोएट एक्चुअली डजंट नो कि वो क्या चीज़ है, लेकिन विथ समथिंग दैट आई सस्पेक्ट, जो मुझे शक हो रहा है कि शायद उस चीज़ का इस्तेमाल एक हॉर्स के हूफ यानी हॉर्स के पैरों के ऊपर, जब हॉर्स को किसी रेस कंपटीशन में भेजा जाता है तो उसके पैर चमकाए जाते हैं, उसके लिए एक वार्निश, एक शाइनर का इस्तेमाल होता है। तो पोएट यहाँ ऐसा सोच रहे हैं कि शायद ये डेंटिस्ट जो है इतना जो ख़राब टेस्ट करने वाला ये कुछ लिक्विड सा मेरे माउथ में लगा रहे हैं, शायद ये वही वार्निश है जो कि हॉर्स के पैरों में लगती है। And you totter to your feet and think, well, it's all over now, and after all, it was only this once. और फाइनली यू टॉटर टू योर फीट। जब इतनी देर डेंटिस्ट के चेयर में बैठकर पोएट उठते हैं तो उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। सो टॉटरिंग मीन्स मूविंग इन अ फीबल और अनस्टेडी वे। ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के वो चलने की कोशिश करते हैं जब वो सीट से उठते हैं और सोचते हैं कि चलो अब ये सारा ताम झाम ख़त्म हुआ। एंड आफ्टर ऑल इट वॉज ओनली दिस वंस। तो क्या हुआ, एक ही बार तो आना था, ख़त्म हो गया ये सब। एंड ही सेज कम बैक इन 3 months। और तभी डेंटिस्ट क्या बोलते हैं कि 3 महीने में वापस आ जाना। And this, oh fate, is I think the most vicious cycle that thou ever sentenced, that man has to go continually to the dentist to keep his teeth in
good condition, when the chief reason he wants his teeth in good condition is so that he won't have to go to the dentist. अब यहाँ देखिए, ये लास्ट पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें विशियस साइकिल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है. विशियस साइकिल का मतलब होता है ऐसा साइकिल, ऐसा चक्र जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, जो लगातार चलता रहता है. अब इतना सारा जो मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर पोएट ने डेंटिस्ट के पास बर्दाश्त किया, उसके बाद जब वो फाइनली उठ के जाने लगते हैं तो डेंटिस्ट उन्हें क्या कहते हैं कि चलो अब 3 महीने में वापस आ जाना. और इस पर पोएट ऐसा सोचते हैं कि हे भगवान, ओ फेट, हे भाग्य, ये तो सबसे ज़्यादा विशियस साइकिल है, ये तो कभी साइकिल ख़त्म ही नहीं होगा. सबसे ज़्यादा ब्रूटल है ये साइकिल, कितना मर्सीलेस है, कितना निर्दयी ये चक्र है, ये साइकिल है जो तुमने सेंटेंस्ड का मतलब है कि जो भाग्य ने इंसान की किस्मत में लिखा है, जो उसको एक पनिशमेंट दी है. अब पोएट को डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल टॉर्चरस लगता है, बिल्कुल नहीं पसंद. लेकिन इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उन्हें अपने दांत अच्छे रखने पड़ेंगे ताकि उन्हें कोई कैविटी ना हो, कोई रूट कनाल ना करानी पड़े. अब वो कैसे पॉसिबल है? तो अकॉर्डिंग टू द डेंटिस्ट वो तभी पॉसिबल है जब वो 3-3 महीने पर आकर अपने दांतों का चेकअप कराएं. सो इसीलिए पोएट को ऐसा लग रहा है कि वो एक विशियस साइकिल में फंस गए हैं. अब यहाँ पोएम में हर जगह विशियस सर्कल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, जबकि मैं हर जगह विशियस साइकिल बोल रही हूँ. सो इट डजेंट मैटर, दोनों का सेम ही मतलब है. विशियस साइकिल इज़ ऑल्सो विशियस सर्कल. सर्कल भी वही होता है कि वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है. सो पोएट एक विशियस सर्कल में फंसा हुआ महसूस करते हैं. इसी के साथ हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है. आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में उसे पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम फॉर यू. एंड येस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि हर बच्चा अपने इंग्लिश चैप्टर्स समझ सके आसानी से. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.